आइए फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब शुरू करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ही जो अगला पार्ट है, पार्ट 5 है, उसका शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन से। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है क्रिपिंग इन्फ्लेशन। क्रिपिंग मतलब से आप देखते होंगे लताएं जिसको बोलते हैं लत्तर, कुछ रीजनल लैंग्वेज में हमारे यहाँ लत्तर बोला जाता है। जैसे लौकी जो फरता है, ठीक है, करेले का, लौकी का, तो इसकी जो क्लिप्स होती हैं, लताएं होती हैं, तो वो देखिएगा तो रेंगता हुआ सा धीरे 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 बढ़ता है। तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन वैसा ही होता है कि आपको जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में होता है और मॉडरेट इन्फ्लेशन कंसीडर किया जाता है इसको। इन्फ्लेशन जो है एनुअली 10% से हाई नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है महंगाई। इसमें क्रिपिंग इन्फ्लेशन वाले में गैलोपिंग इन्फ्लेशन में है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इन डबल और ट्रिपल डिजिट। डबल और ट्रिपल डिजिट में बढ़ता है, समझ रहे हैं? मतलब कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो इतना तेजी से भागेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे कि आप ज्वेलरीज, गोल्ड्स की कीमत देख सकते हैं, जमीन की कीमत देख सकते हैं। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? नथिंग गुड कैन बी सेड अबाउट अ मार्केट इकोनॉमी इन विच प्राइसेस आर राइजिंग अ मिलियन और इवन ट्रिलियन परसेंट पर ईयर। हाइपर इन्फ्लेशन में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप एक्सपेक्ट या फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि इसकी कीमत आने वाले समय में कितना होगा। ठीक है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? स्क्यूफ्लेशन होता है, इट इज ए phenomenon where there is a price rise of one or a small group of commodities over a sustained period of time. स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? फिनोमिना है, इट इज ए phenomenon where there is a price rise of one or a small group of commodities over a sustained period of time. एक समय के बाद किसी एक स्मॉल ग्रुप का या छोटे से हिस्से का दाम बढ़ता है इसके अंदर। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन है, persistent rise in inflation along with deep in growth and increase in unemployment. अगर बेरोजगारी बढ़ेगा तो आपको राइज होगा क्या? प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमत बढ़ेगी। ठीक है, समय के साथ। डिफ्लेशन क्या होता है? व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी फॉल्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवरऑल प्राइस लेवल जो है इकोनॉमी का वो घट जाए, गिर जाए, कम हो जाए एक समय अंतराल के बाद, दैट इज डिफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन क्या होता है? ए सिचुएशन इन विच द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज डिसइंफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है? इट इज ए फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू इंक्रीज सप्लाई by increasing public expenditure, reducing tax rate, interest rate and cuts etc to boost the demand in economy. जैसे अभी रिफ्लेशन की बात की जा रही है, जैसे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी हुई है देश में, हम अपने देश भारत की बात करें तो रिफ्लेशन की बात की जा रही है कि आप इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमने 6,000 करोड़, 6 लाख करोड़ का क्रेडिट लाया है, एमएसएमई में इतना देंगे, इसमें इतना देंगे, उसमें इतना देंगे। क्या कर रहे हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टैक्स रिड्यूस करने की वो बातें कर रहे हैं, टैक्स रिड्यूस करने की, इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस रियल इंटरेस्ट रेट। Measure to control inflation. Monetary measure. Central bank of a country can curb inflation by restricting the supply of money and credit. Physical measures क्या होते हैं? It refer to taxation, गवर्नमेंट मैंने फाइनेंस से रिलेटेड जो होगा, फाइनेंशियल मेजर्स जो ले सकते हैं आप। रेफर्स टू टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड पब्लिक बोरोइंग्स, allowing imports of the commodities which are scarce in market, imposing minimum export prices etc. Direct measures, these include price control and rationing of essential commodities. WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डायरेक्ट मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। These include price control and rationing of essential commodities is direct measure. फ्लिप कर्व काफी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि
इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड देखिए, अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। It is economic concept developed by A.W. Philip stating that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. It is an economic concept developed by A.W. Philip stating that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन है, ये आपको फ्लिप कर में समझना है। A.W. Philip ने जिसे इसे दिया है। बिजनेस इथिक्स समझ लेते हैं, आइए क्या है इथिक्स। जो है साइंस ऑफ मोरल रूल्स ऑफ कंडक्ट्स और मोरल प्रिंसिपल है। टाइप अलग अलग होते हैं इसके। मेटा इथिक्स होते हैं, डील विद नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। नॉर्मेटिव इथिक्स है, स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स एक्शंस राइट एंड रॉन्ग। अप्लाइड इथिक्स है, अटेम्प्ट्स टू अप्लाई इथिकल थ्योरी टू रियल लाइफ सिचुएशंस। ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ गांधी जी, a businessman has to act only as a trustee of the society for whatever he has gained for the society, everything finally belongs to the society। काफी मॉडल बढ़िया है, और एक तरीके से हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा देश समाजवादी विचारधारा को मानता है या हमारी अर्थव्यवस्था जो है सोशियो इकोनॉमिक है, तो हमें इनके मॉडल को अपनाना चाहिए। ऐसा ना करना चाहिए कि भैया हम पैसे लाखों करोड़ रुपए इस देश में कमा रहे हैं और इस देश को हम लोग के लिए, हम उसके वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को फॉलो करना चाहिए। इन 1982 रिचर्ड डी जॉर्ज ब्राउट आउट बिजनेस एथिक्स। मैनुअल जी वेलास्क्यूज पब्लिश्ड बिजनेस एथिक्स कांसेप्ट्स एंड केसेस। 6 stages of ethical consciousness in business, law of jungle, anything for profit। ये आपके कंसर्न है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन शॉर्ट टर्म, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन लॉन्ग टर्म, स्टेक होल्डर कंसेप्ट, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू अमेरिकन प्रेसिडेंट सर थॉमस वुडरो विल्सन। 4 important principles of business ethics, rules of publicity, rule of equivalent price, rule of conscience in business, rule of spirit of services। Types of management ethics by Arkai B. Carroll। Immoral management, moral management, amoral management। ethical theories अलग अलग हैं। deontological theory है, Kantian ethics भी से, Kantian ethics भी से कहते हैं according to deontological theory। Though the consequences of an act is good, some acts are always wrong। Action are judged as ethical or unethical based on duty or intention of an actor। कैसा इंटेंशन है आपका, उस चीज पे आपके इथिकल और अनइथिकल नेचर को जज किया जाना चाहिए। इमैनुअल कांट एक इंपॉर्टेंट डिफेंडर ऑफ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, काफी इंपॉर्टेंट इनका नाम फिलोसोफर ग्रुप में आता है। ठीक है, टेलियोलॉजिकल थ्योरी क्या कहता है? दिस थ्योरी होल्ड दैट एंड्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी एक्ट डिटरमाइन वेदर द एक्ट इज गुड और बैड। अंतिम रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, वो डिटरमाइन करेगा कि ये जो एक्ट है गुड है और बैड है। Utilitarian approach by Jeremy Bentham है। It is ethics of welfare। This approach prescribes ethical standards for manager in the areas of organizational goal। Virtue theory क्या है? और एरिस्टोटल के द्वारा given है। It is more concerned with answering the question of how to live a good life or how to be a good person। ठीक है, virtue theory हो गया आपका, important है। Justice theory, every entity should be treated equally। Kohlberg's stage of moral development। Avoiding punishment, aiming at reward, good boy and good girl attitude, loyalty to law and order, justice and the spirit of the law, universal principle of ethics। कोलबर्ग का स्टेज है मोरल डेवलपमेंट का। ठीक है, अवॉइडिंग पनिशमेंट, एमिंग एट ए रिवॉर्ड, गुड बॉय एंड बैड गुड गर्ल एटीट्यूड, लॉयल्टी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इम्पोर्टेंट आपको हर इंडस्ट्रीज के लिए फॉलो करने के लिए है, मैंडेटरी भी एक समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया कि आपको इस इतना परसेंट जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
आपको अलग अलग डायमेंशन है जिसमें सीएसआर के थ्रू जो इन्वेस्ट किए जाते हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, मतलब क्या है? सोशल मीन इट मीन्स टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट एंड नॉट टू गो बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। इट इज टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड द एनवायरमेंट। आइडिया जो सीएसआर का है वो सबसे पहले 1953 में आया, व्हेन इट बिकम एन एकेडमिक टॉपिक इन एचआर, बोन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। 1953 में पहले ही एक कॉन्सेप्ट आया। यूएनजीसी जो है, यूएनजीसी इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट citizenship initiative with the objective to stream the adoption of sustainable and socially responsible policy by business around the world. ILO declaration on fundamental principle and right at work, the Rio declaration, Rio जो submit हुआ था, Rio declaration on environment and development at the UN convention against corruption. These four principles covered broad areas: human right, labor right, environmental right, governance. ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ट्राइपार्टाइट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑन मल्टीनेशनल एंटरप्राइज एंड सोशल पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कि जो एम्प्लॉय हैं, जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनकी हक की बातें कैसे बेहतर तरीके से की जाए, इसकी ये मुखालफत और वकालत जो है वो एडवोकेसी जो अगर कह सकें तो करते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम आखिरी लेसन में पढ़ेंगे और वो आखिरी पार्ट होगा। इसी तरीके से आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।